कोलकाता केस में अभी तक सिर्फ कोलकाता पुलिस पर आरोप ही लगाए जा रहे थे। यहां तक कि आरजीगल मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स का भी यही कहना था कि सबसे पहले इस पूरे केस में कोलकाता पुलिस ने लापरवाही बरती है। कई राजनीतिक पार्टियां थीं जिन्होंने कोलकाता पुलिस पर सबसे पहले सवाल उठाए थे, लेकिन अब ये सारे सवाल जो है सच साबित हुए हैं जब से कोलकाता केस में एसएचओ को गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार इस केस में एसएचओ की गिरफ्तारी क्यों हुई, क्योंकि जिस तरह से इस कोलकाता केस को एक रूप दिया गया, इस कोलकाता केस में जितनी भी कार्रवाई की गई है, तमाम तरह के सवाल जो है खड़े हुए, लेकिन अभी तक सीबीआई के सामने कोलकाता केस का कोई मुख्य आरोपी निकल करके सामने नहीं आ पाया था। लेकिन अब इस पूरे कोलकाता केस पर जो है एसएचओ की गिरफ्तारी होने के बाद कई तरह के सवाल कई लोगों पर खड़े हो गए हैं। आज के इस वीडियो में कई तरह के मुद्दों पर बात करेंगे, साथ ही संदीप घोष की उस डबल पर्सनालिटी पर बात करेंगे जिसको उसने सीबीआई के सामने दिखाया, जिसको उसने डॉक्टरों के सामने दिखाया और जो उसने कोलकाता केस के बाद पूरी दुनिया के सामने संदीप घोष ने अपनी पर्सनालिटी को दिखाया। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, कोलकाता केस में लगातार नए खुलासे हुए, लेकिन एसएचओ की गिरफ्तारी बहुत बड़ी मानी जा रही है। एसएचओ को आखिरकार क्यों पकड़ा गया है? पहले दिन से हम लोग भी ये कह रहे थे और सब लोग, मतलब पूरी मीडिया ये कह रही थी, वहाँ के डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि इसमें कोलकाता पुलिस की भूमिका है। और जब किसी थाने के थाना अध्यक्ष को, दारोगा को अगर सीबीआई गिरफ्तार कर रही है तो आप सीधे तौर पे समझिए कि उसकी संलिप्तता है। अब संलिप्तता क्यों है ये समझना जरूरी है। हुआ ये है नंदिनी कि 17 सितंबर तक इनको कस्टडी मिली है, अभी जब कोर्ट में पेशी हुई। नाम मैं बता देता हूं दारोगा का नाम है अभिजीत मंडल, ताला पुलिस स्टेशन के एसएचओ थे। 10:03 पे इनको सूचना मिली थी कि उस कॉलेज में इस तरीके की वारदात हुई है, लेकिन ये पहुंचते कब हैं? 11 बजे, करीब 1 घंटे 57 मिनट की देरी से पहुंचते हैं। अब लोग कहेंगे कि हो सकता है दूर हो एरिया, लेकिन जो दूरी थी वो सिर्फ 5 मिनट की थी। अब 5 मिनट की दूरी तय करने में इनको 57 मिनट का समय लग गया। ये बात सीबीआई के गले नहीं उतर रही थी, लेकिन सीबीआई बिना किसी सबूत के किसी को गिरफ्तार करती नहीं है, क्योंकि कोर्ट में पेश करने के बाद इनको ये बताना पड़ता है कि आपने क्यों अरेस्ट किया, आपको क्या साक्ष्य मिले हैं। तो अब सीबीआई ने इनको अरेस्ट करने के बाद सैटरडे को गिरफ्तारी हुई। शनिवार को जब भी गिरफ्तारी होती है तो उसके पीछे एक लॉजिक ये भी होता है कि इनको कोर्ट में पेश करने के लिए काफ़ी वक्त मिलेगा और तब तक पूछताछ हो जाएगी। तो शनिवार को जब इनकी गिरफ्तारी हुई अभिजीत मंडल की, तो उसके बाद रविवार की शाम को कोर्ट में पेशी हुई है बाकायदा स्पेशल कोर्ट में। उसके बाद अब यह खबर मिली है कि 17 सितंबर तक ये सीबीआई की कस्टडी में है और वहां कई बड़े राज उगलने की उम्मीद है। जिस तरह से एसएचओ की गिरफ्तारी हुई है, तो एसएचओ ने खुलासा क्या किया है? क्या उसके खुलासे से कुछ ऐसा हो सकता है कि कोलकाता केस में कोई नया मोड़ आना हो? हाँ, एक जो बड़ा खुलासा अभी आया है, मतलब सामने मीडिया रिपोर्ट में पता चला है कि एसएचओ का जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड है और जो संदीप घोष की सीडीआर रिपोर्ट है, वो दोनों रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है बाकायदा। अभी सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि संदीप घोष ने एसएचओ को बाकायदा कॉल किया था। उस वक्त 10:03 पे जब ये सूचना इसको मिली थी तो बाकायदा ये बात सामने आई है कि संदीप घोष एफआईआर नहीं दर्ज करवाना चाहता था। अब एफआईआर दर्ज नहीं करवाने का मतलब ये था कि वो इस केस में फाइनली लीपापोती चाहता था। जो अभी लीपापोती हुई है उससे भी बड़ी लीपापोती की आशंका ये संदीप घोष और अभिजीत मंडल मिलकर रच रहे थे। लेकिन जब उसके बाद ये पता चलता है कि संदीप घोष और अभिजीत मंडल के बीच बातचीत हुई है और ये जानबूझकर वहां क्राइम सीन पर देरी से पहुंचा, तो सीबीआई को ये शक हुआ और उसके बाद इसको गिरफ्तार किया। तो ये पता चला है अभी तक की रिपोर्ट से कि ये संदीप घोष के करीब था। संदीप घोष के जो करीबी लोग थे, जिन डॉक्टरों को उसने वहां भेजा था, उन्होंने बाकायदा ये कहा था अभिजीत मंडल से कि आपको ये रिपोर्ट नहीं लिखनी है और रिपोर्ट में अगर लिखनी भी है तो ये धाराएं हटाने के पक्ष में थे। क्योंकि आपको याद होगा कि इस केस को 9 अगस्त को जब ये वारदात हुई तो इसको आत्महत्या बताने की कोशिश हुई थी, बाकी सारी धाराएं हटाने की साजिश भी रची गई होगी। जी बिल्कुल। और जिस तरह से कोलकाता केस में सबसे पहले एसएचओ की गिरफ्तारी हुई और संदीप घोष का जब पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था, तो उसके बाद कई सारे ऐसे सवाल खड़े हुए थे कि आखिरकार सीबीआई को
पॉलीग्राफ टेस्ट से भी संदीप घोष के क्यों कुछ पता नहीं चल पाया। एक पक्ष का कहना था कि वो खुद ही एक डॉक्टर है, एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है, तो वो बहुत आसानी से मशीनों को मात दे सकता है। लेकिन अब जिस तरह से कोलकाता केस की जांच धीमे हो रही थी, कई लोगों की उम्मीदें टूट रही थी। हालांकि इस समय भी कई डॉक्टर्स इस तरह से पश्चिम बंगाल में जो प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, लगातार ममता बनर्जी जो हैं उनसे बात कर रही हैं। लेकिन अब सीबीआई ने संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के बाद एक नया टेस्ट करवाया, जिसके बाद यहीं से संदीप घोष की एक डबल पर्सनालिटी सामने आई। जिस तरह से अभिषेक आपने बताया कि उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि वो सबसे पहले कंप्लेन दर्ज कराएं, और साथ ही ये भी कहा गया था कि संदीप घोष जो भी सीएफएसएल रिपोर्ट सामने आई उसमें भी यही बताया गया कि संदीप घोष जो सबूत जुटाने वाले लोग थे उनको भी गुमराह कर रहे थे। और उसके बाद जिस तरह से आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की तरफ से एक लेटर भी निकल के सामने आया था कि जिस 9 अगस्त को जब उस डॉक्टर के साथ ये सब कुछ हुआ, उसके तुरंत बाद आपने सेमिनार हॉल के बगल के वॉशरूम को रेनोवेशन का लेटर पास कैसे किया। इन तमाम चीजों को देखते हुए संदीप घोष का एक नया टेस्ट किया गया है। अभिषेक, मैं चाहूंगी उस नए टेस्ट के बारे में आप बताएं। जब संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ नंदिनी, नए टेस्ट पर मैं आऊँगा, ये इसी से जुड़ा मसला है। तो जब पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ तो आपने जैसा कहा कि डॉक्टर है वो धोखा दे सकता है मशीनों को, तो उसने वाकई धोखा दिया, ऐसी खबरें आई सामने। यहाँ तक कि संजय रॉय ने भी धोखा दिया, वो कोई डॉक्टर नहीं है, उसके बावजूद उसने मशीनों को धोखा दिया, झूठ बोला, बार बार अपने बयान बदले। तो संदीप घोष ने भी यही करने की कोशिश की, उसे लगा कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि लेयर्ड वॉइस एनालिसिस नाम की एक तकनीक है, जिसके जरिए उसको वो जो बोला है, उसने जो बयान दिए हैं उसके लेयर बनेंगे, और बाकायदा जो आवाज़ आपकी ऊपर नीचे हुई है, जो लेयर बने हैं, उससे सीबीआई ये पता कर लेगी कि आपने झूठ बोला या सच बोला। और जहां तक इसका सवाल है, लेयर्ड वॉइस एनालिसिस से भी अगर सीबीआई को पता नहीं चलता है तो नार्को टेस्ट आखिरी उम्मीद बचती है, और उसमें 40 रुपए का जो इंजेक्शन है, जो सीबीआई बाकायदा जिसका इस्तेमाल करने वाली है, वो कहते हैं कि डॉक्टरों की भाषा में ही डॉक्टरों को जवाब देना हो तो क्या करें, वो सीबीआई उस तकनीक पे आएगी। और उसके बाद जो ये आरोप लगे हैं एसएचओ पर, मिसलीडिंग द इन्वेस्टिगेशन, आप जांच को गुमराह कर रहे हैं, इधर से उधर भटका रहे हैं, और संदीप घोष उसमें बाकायदा साथ दे रहा है क्योंकि उसे बचना था, उसे अपने कॉलेज को बचाना था। तो इस तरीके के आरोप के बाद अब ये तय हो गया है कि आने वाले दिनों में पहले तो इन दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होनी है, उसके बाद ये तय होना है कि इन दोनों का क्या टेस्ट होना है, जिससे सच्चाई खुलकर सामने आएगी। क्योंकि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट देनी है, तो मुझे लगता है कि इस बार सीबीआई की जो रिपोर्ट आएगी उसमें संजय रॉय ही आरोपी नहीं होगा, उसमें कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद। बिल्कुल। और जिस तरह से संदीप घोष का LVOI यानी कि लेयर्ड वॉइस एनालिसिस, सबसे पहले आपको बता दूं अभिषेक, लेयर्ड वॉइस एनालिसिस इसलिए किया जाता है ताकि अगर आपने पॉलीग्राफ टेस्ट को धोखा दिया हो तो लेयर्ड वॉइस एनालिसिस में इंसान की आवाज़ में स्ट्रेस कितना पैदा हो रहा है, इमोशंस कौन से आपके इधर उधर हो रहे हैं, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आपकी आवाज़ कितनी ऊपर नीचे हो रही है, उससे इंसान का बिहेवियर जो है वो पता लगाया जाता है, जिसमें संदीप घोष जो है वो फंस चुके हैं। क्योंकि संदीप घोष के 2 बयान ऐसे पाए गए जो हर बार बदलते गए। और जिस तरह से पहले ईडी का इन्वॉल्वमेंट कोलकाता केस में हुआ, जिसके बाद ये सवाल भी खड़े हुए कि कोलकाता केस को जो है दूसरे एंगल में मोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब सीबीआई ने जब से संदीप घोष का LVA किया है, उसके बाद से संदीप घोष संजय रॉय के बाद एक मुख्य आरोपी के रूप में सामने आए हैं। अभिषेक, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी कि जिस तरह से संजय रॉय के लिए कहा जा रहा था कि उसको एक बस ऐसा वॉलंटियर के रूप में इस्तेमाल किया गया, लेकिन दूसरा सवाल यहां यह भी खड़ा होता है कि क्या आखिरकार उस दिन 7 लोग ही मौजूद थे? क्योंकि अगर संदीप घोष दूसरे आदमी हो गए तो उसके बाद 5 लोग कौन थे, ये भी सीबीआई के सामने बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या आप संजय रॉय के बाद, संदीप घोष के बाद अब इस केस में क्या होने वाला है आगे? जिस तरीके से मुझे लगता है नंदिनी की जो गिरफ्तारी हुई है ये अभिजीत मंडल की, मुझे लगता है ये बात अपने आप में इतनी बड़ी है कि अगर थाने का SHO गिरफ्तार हुआ है तो मुझे लगता है कि वो कांस्टेबल, वहाँ तमाम जो मौके पे पहुँचे होंगे लोग, तुरंत तो SHO नहीं पहुँचे होंगे, बाकी लोग जो पहुँचे होंगे, बाकी जिन लोगों को भी भूमिका होगी उन लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। और बड़ी बात यह है कि SHO ने अपने लेवल पे डील नहीं की होगी। अगर उसने अपने लेवल पे डील की होती तो इतनी बड़ी जो बातचीत हुई है वो नहीं होती। तो यानी कि सीधे सीधे ऊपर के लोग भी कुछ आदेश मिला होगा ऊपर से इसको, और अब उन लोगों की संलिप्तता सामने आ सकती है। क्योंकि कहते हैं ताश के पत्ते एक एक करके अगर खुले तो कई सारी बातें पता चल जाती।
बिल्कुल। और अब इस केस में आगे का क्या नया मोड़ आता है ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जिस तरह से एसएचओ की गिरफ्तारी होना बहुत बड़ी बात होती है, और एसएचओ के साथ ही कोलकाता पुलिस की पूरी टीम पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर आपने समय रहते कार्रवाई कर ली होती, समय रहते 5 मिनट का डिस्टेंस तय करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जिस तरह से आपने घंटों लगाए, इसका साफ यही मतलब निकल के आता है कि सबसे पहले उस कॉलेज में जो हुआ था उस कांड को दबाने की साजिश हो रही थी। जिस तरह से उस डॉक्टर के माँ बाप को फोन करके गुमराह करने की कोशिश की गई। खैर, अब इस केस में आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। साथ ही संदीप घोष पे इसके बाद अब क्या कार्रवाई होती है, क्या नार्को टेस्ट की परमिशन आखिरी में संदीप घोष के लिए दे दी जाएगी, ये भी काफी बड़ा सवाल है, क्योंकि मेरे ख्याल से 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं और अभी तक कोलकाता केस का मुख्य आरोपी कौन था, वहां पे 6 लोग थे, 7 लोग थे, 2 थे, 3 थे, ये अभी तक सीबीआई को क्लियर नहीं है। लेकिन अब इस केस में क्या आगे होता है ये वक्त बताएगा। आपका अगर हमसे कोई सवाल है वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।